मेरे सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, जो हमने अपनी तैयारी के क्रम में पर्यावरण स्टार्ट किया था उसका मैं आपको एक लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इसमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पढ़ाने वाला हूँ और उसके बाद जो इससे अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको जो आज तक पढ़ाऊँगा वहाँ तक की सब प्रमुख प्रश्नोत्तरी करवा दूँगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए अपने क्रम को इसी प्रकार आगे बढ़ाते हैं। देखो, कल हमने पारिस्थितिकी भी पढ़ लिया था, पर्यावास भी पढ़ लिया था, निकेत भी पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद जो आज हमें स्टार्ट करना है वो है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? देखो, पारिस्थितिकी हमने कल पढ़ा था। ठीक है, पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में कहते हैं इकोलॉजी। चलो यहाँ लिखते हैं, ये किधर हो रहे हैं भाई? पारिस्थितिकी हमने कल पढ़ा था। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में बोला जाता है इकोलॉजी। क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। ये इकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना था। एक तो था आपका ओकस और एक था लोगस। जिसने वीडियो नहीं देखा प्लीज़ देख लेंगे, ये तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। ओकस का शाब्दिक अर्थ था रहने का स्थान और लोगस का शाब्दिक अर्थ था अध्ययन करना। यानी कि किसी भी जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना क्या कहलाया था? पारिस्थितिकी कहलाया था। लेकिन जो वर्तमान में हम स्टार्ट करने वाले हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, जिसे संक्षिप्त रूप में परितंत्र कहा जाता है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की अंग्रेजी तो इकोसिस्टम है और पारिस्थितिकी तंत्र का संक्षिप्त रूप है परितंत्र। जीव की प्रकृति और उसकी कार्यात्मक इकाई का वैज्ञानिक अध्ययन परितंत्र कहलाता है। क्या? जीव की प्रकृति और उसकी कार्यात्मक इकाई, अगर इन दोनों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम परितंत्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में जैविक और अजैविक के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही परितंत्र कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो जो जैविक होते हैं और जो अजैविक होते हैं इनके मध्य जो इनकी आपसी क्रिया होती है उसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा परितंत्र कहलाता है। इसके बाद जैविक क्या होता है, अजैविक क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको कल पढ़ा चुका हूँ। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, फिर देखो, परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में एजी टोन्सले द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम एजी टोन्सले ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। कल हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये थे एक अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने पारिस्थितिकी का प्रयोग किया था। हेकल है ये। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने किसका प्रयोग किया था? अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1866 में। और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी टोन्सले ने कब? 1935 में। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं दोनों को जोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हमको क्या देखना है। फिर देखो, ये परितंत्र जो होता है, परितंत्र मीन्स जो हमने अभी पढ़ा है पारिस्थितिकी तंत्र, इस परितंत्र के घटक क्या क्या होते हैं आइए इनके बारे में जानते हैं। देखो, मतलब कि किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है या किन किन चीज़ों के मिलने के बाद एक परितंत्र का निर्माण होता है। तो देखो, इसमें सबसे पहले एक होते हैं आपके जैविक घटक। इन जैविक घटकों को फिर से बांट दिया जाता है। जैविक घटकों के अंतर्गत एक तो आते हैं उत्पादक, एक आते हैं उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, ये होते क्या क्या है इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले घटक जान लेते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। उसी प्रकार से
एक अन्य होते हैं हमारे अजैविक घटक, किसमें? परितंत्र में। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत हमारे भौतिक कारक आते हैं, अकार्बनिक कारक आते हैं और कार्बनिक कारक आते हैं। ठीक है, चलो इनके बारे में डिटेल में जानते हैं ये होते क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादक की। उत्पादक होते क्या है? सिंपल, ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा। चलो इसको एडजस्ट हमने कर लिया है। उत्पादक का मतलब प्रोड्यूसर्स, PRODUCERS होता है, आर हो रहेगा इसमें, ये टाइपिंग दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उत्पादक कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। आइए जानते हैं क्या होते हैं। परितंत्र में उत्पादक वर्ग से तात्पर्य वनस्पति जगत से है। मतलब कि जो उत्पादक वर्ग है वो केवल एक ही वर्ग है, वो है वनस्पति वर्ग। क्यों? क्योंकि वनस्पति जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये क्या काम करते हैं? अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। फिर ये तो सोचना नहीं है आप कि अपने भोजन का निर्माण किचन में भी तो हम स्वयं ही करते हैं। करते ज़रूर हैं, लेकिन कैसे करते हैं हम? आटा आएगा, सब्जी आएगी, चीनी आएगी, तो ये भी तो चीज़ें कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही मिल रही हैं हमें। लेकिन क्या कभी देखा है कि कोई ट्री, कोई पौधा किसी दुकान पे जा रहा है सामान लेने? नहीं, ये क्या काम करते हैं? अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक, यानी प्रोड्यूसर्स। फिर आगे देखते हैं, वनस्पति जगत ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। मृदा से खनिज जल प्राप्त करते हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। स्वपोषी मीन्स स्वयं, पोषी मीन्स पोषण, स्वयं को पोषण प्रदान करने वाले। तो कहने का मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूसर्स, उत्पादक कौन से होते हैं? वनस्पति जगत को उत्पादक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वनस्पति जगत सूर्य से ऊर्जा लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और आपका मृदा से खनिज और जल लेकर अपने भोजन का निर्माण स्वयं प्राप्त करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इनका अन्य नाम क्या है? इन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्हें पृथ्वी पर प्राथमिक ऊर्जा निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। किन्हें? जो हमारे उत्पादक होते हैं, जो वनस्पति जगत होता है, इन्हें पृथ्वी पर प्राकृतिक ऊर्जा निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। तो हमने किसके बारे में जान लिया? ये जान लिया हमने उत्पादक के बारे में, सिंपल। ठीक है, अब नंबर है हमारा उपभोक्ता के बारे में जानना। आइए देखते हैं उपभोक्ता क्या होते हैं। उपभोक्ता के लिए भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। देखते हैं, उपभोक्ता की बात आती है। देखो, जो उपभोक्ता होते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है उपभोक्ता कौन होते होंगे? जो पौधों द्वारा बनाए गए भोजन का उपभोग करते हैं या पौधों से प्राप्त सभी फल सब्जी वगैरह, पेड़ पत्ते, इन सब चीज़ों को उपभोग करते हैं, वही तो उपभोक्ता होते हैं। तो देखते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं ये एक तो शाकाहारी होते हैं जो पेड़ों से प्राप्त करते हैं, एक मांसाहारी होते हैं जो मांस खाते हैं, और एक सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी मीन्स वेज मिलेगा तो चलेगा, नॉन वेज मिलेगा तो चलेगा, मतलब कि दोनों चलेगा। जो शाकाहारी होते हैं इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, मांसाहारी को द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है और सर्वाहारी को तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे हिरण हो गया आपका शाकाहारी, मांसाहारी कौन हो गया? शेर, बाघ, भालू, और सर्वाहारी कौन हो गया? मनुष्य और कुत्ता, ये होते हैं सर्वाहारी। आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। देखो, प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव जो पौधों या उसके किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करके पोषण की पूर्ति करते हैं, वे परितंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे हिरण, टिड्डा आदि। ठीक है,
वे जीव जो पौधों या उसके किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करके पोषण की पूर्ति करते हैं, मतलब कि अपने भोजन की पूर्ति करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गए? हमारे शाकाहारी होते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। देखते हैं, वे जीव जो अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए केवल मांस पर निर्भर होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब कि जो अपनी भोजन ऊर्जा की पूर्ति, ऊर्जा भी जब मिलेगी तब भोजन मिलेगा, ऊर्जा की पूर्ति के लिए केवल मांस पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, या प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता से ही तो मांस पाएंगे, से भी तो मांस ही पाएंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी। जैसे भालू, जैसे क्या हो गया? भालू हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, फिर हमारे तृतीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं? देखते हैं, तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं, वे जीव जिनमें शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों के गुण पाए जाते हैं, मतलब कि शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं तृतीय उपभोक्ता। मतलब कि ऐसे जीव जो शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे, वे हमारे तृतीयक उपभोक्ता यानी सर्वाहारी कहलाते हैं। इन्हें उच्च मांसाहारी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? उच्च मांसाहारी भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, जैसे मनुष्य हुआ, कुत्ता हुआ, सांप हुआ आदि। मतलब कि जो आपके तृतीय उपभोक्ता होते हैं, जो सर्वाहारी होते हैं, इन्हें उच्च मांसाहारी भी कहा जाता है। फिर इनसे अलग हमारे कुछ और अन्य होते हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। एक तो होते हैं अपघटक। अपघटक कौन से होते हैं? अपघटक में मुख्य रूप से शैवाल और कवक आते हैं। मतलब कि अपघटक यानी कि जो अपघटन करते हैं वो अपघटक होते हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन कौन आते हैं? इनमें मुख्य रूप से शैवाल और कवक आते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में, कौन कौन हो गए? एक शैवाल हो गए, कवक हो गए। शैवाल और कवक लकड़ी के नमी वाले भाग में पाए जाते हैं। ये उसे गलाते हैं और अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रिया से मृत जगत की क्रिया से, आइए देखते हैं, उसकी अभिक्रिया से मृत वनस्पति जगत और जंतु जगत को सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ है, अपघटक में क्या क्या हो गए? मुख्य रूप से शैवाल हो गए और कवक हो गए। ये क्या काम करते हैं? जो लकड़ी होती है उसका नमी वाला भाग होता है, उसमें पाए जाते हैं। ये उसे गलाते हैं और उसे गलाने के बाद अपनी रासायनिक अभिक्रिया से उसे भी, और अगर ये आपके जंतु जगत में पाए जाएंगे तो उसे भी गला देते हैं और गला सड़ाकर नष्ट कर देते हैं। कौन? अपघटक। अपघटक कौन से होते हैं? कवक और शैवाल, सिंपल। इन्हें पोषण का चक्रणदाता भी कहा जाता है। जो ये अपघटक होते हैं इन्हें पोषण का चक्रणदाता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी का भी निर्माण इन 5 तत्वों से ही तो मिलकर बना है। मिट्टी से, मिट्टी मृदा वगैरह से बना है, फिर मर जाने के बाद फिर मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी में मिलाएगा कौन? कवक और शैवाल। देखते होंगे सड़क के किनारे कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन, क्या होगा? वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएगा। उसे सड़ा गला के मिट्टी में मिलाएगा कौन? ये कवक और शैवाल ही मिलाएंगे। इसी कारण कवक और शैवाल को पोषण का चक्रणदाता भी कहा जाता है। इनके अन्य नाम मृतपोषी या अपरतभोजी हैं। अन्य नाम क्या है इनके? ऐसे करो से, मृतपोषी और अपरतभोजी। तो ये हमने इनके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में हम जानते हैं भौतिक कारक क्या होते हैं। आइए चलते हैं। भौतिक कारक के बारे में जानते हैं, देखते हैं। भौतिक कारक परितंत्र के वे कारक जिनमें जीव के वृद्धि विकास की क्षमता पाई जाती है। मतलब कि प्रकृति के वे सारे कारक जो किसी न किसी तरह से जीव की वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं, वे अपने प्रभाव से जीव की संख्या अधिक या कम कर सकते हैं, भौतिक कारक कहलाते हैं। मतलब कि वे सारे कारक जो अपने प्रभाव से
जीव की जनसंख्या में वृद्धि या कमी कर सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे भौतिक कारक कहलाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें, तापमान, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता आदि। देखो, वे सारे क्षेत्र जहाँ सूर्य की किरणें बहुत ही ना के बराबर या प्राप्त ही नहीं होती हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव पर पहुँच जाओ तो वहाँ पे क्या जीवन पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। वे सारे स्थान जहाँ पे तमाम गर्मी इतनी होती है बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या जीवन उसी स्तर का पाया जाएगा जो हमारे क्षेत्र में पाया जाता है? नहीं। तो कहने का मतलब है ये सारे ऐसे कारक हैं जो अपने प्रभाव से कहीं ना कहीं जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे कारक हमारे क्या कहलाते हैं? ये सारे कारक कहलाते हैं भौतिक कारक। अब भौतिक कारक के बाद में होते हैं अकार्बनिक कारक। परितंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता अकार्बनिक कारक कहलाते हैं। परितंत्र में पाए जाने वाले वे सभी कारक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता अकार्बनिक कारक कहलाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हमें क्या पता कार्बन किसमें पाया जाता किसमें नहीं, तो आइए जानते हैं। ये मैंने ट्रिक करके लिखा है, वातावरण का कोई भी ऐसा तत्व जिसको जीव अपने भोजन के रूप में पूर्ण रूप से प्रयोग करता है अकार्बनिक कारक कहलाता है। मतलब कि इस वातावरण में पाए जाने वाला कोई भी ऐसा तत्व जिसे जीव अपने भोजन के रूप में पूर्ण रूप से प्रयोग कर लेगा उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक कारक कहते हैं। वो अकार्बनिक कारक होता है और उससे अलग सारे कार्बनिक हो गए, सिंपल। जैसे देखो CO2 को लेते हैं। CO2 यह एक गैस है और अकार्बनिक कारक है। देखो इसमें C को देख के कन्फ्यूज़न नहीं होना, एग्ज़ाम में पूछा गया है। हम सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये कैसी कारक है? ये एक अकार्बनिक कारक, और हमें लगता कार्बन है तो कार्बनिक कारक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ कार्बन एक तत्व न होकर गैस है। यहाँ पे CO2 में कार्बन क्या है? एक तत्व न होकर गैस है, और इसको हम अपने भोजन के रूप में पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते? सपोज़ कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक में भी थोड़ा बहुत CO2 की मात्रा पाई जाती है, तो क्या होता है? बार बार डकारें आती हैं हमको। डकारें आने का मतलब ये है जो एक्स्ट्रा ये हमारे शरीर के अंदर पहुंची है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी, उसका पाचन नहीं हुआ है। तो CO2 एक, इसको मैंने शामिल इसलिए किया है क्योंकि हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बोले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये तो कार्बनिक कारक होनी चाहिए, लेकिन ये एक अकार्बनिक कारक है क्योंकि यहाँ कार्बन एक तत्व नहीं है। यहाँ कार्बन एक तत्व नहीं है बल्कि गैस है। देखो CO2 तत्व होता जब अकेला होता। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसके आगे हमें और क्या जानना है। फिर देखो आगे है मृदा। मूल मृदा मीन्स जो गंगा किनारे पाई जाती है में कार्बन नहीं पाया जाता है। मतलब कि जो मूल मृदा होती है उसमें कार्बन नहीं पाया जाता, मिश्रित मृदा में पाया जाता है। देखो जो मृदा हमारी गंगा किनारे पाई जाती है, जो मूल मृदा है उसमें कार्बन नहीं पाया जाता, लेकिन समय के साथ साथ जब वह उस मिश्रित हो जाती है तो उसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ आपका। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कार्बनिक कारक कौन से होते हैं? वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वे कार्बनिक कारक कहलाते हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा अकार्बनिक कारक वे थे जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, और कार्बनिक कारक वे हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। अब हमें कैसे पता लगा किस में कार्बन है किस में नहीं है, ये मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ जो खाने के बाद मूल रूप से हमारे पेट में नहीं जाते बल्कि उनका तत्व जाता है, वे पदार्थ कार्बनिक कारक कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे पदार्थ जो खाने के बाद मूल रूप से हमारे पेट में नहीं जाते बल्कि उनका तत्व जाता है, कैसे कारक होते हैं? वे कार्बनिक कारक होते हैं। जैसे चावल का है कार्बोहाइड्रेट, चावल खाते हैं तो चावल हमारे पेट में नहीं जाता है बल्कि उससे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को प्राप्त होता है और वही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या हो गया? ये हो गया कार्बनिक कारक। सेब से प्रोटीन प्राप्त होता है, गोबर से निकली ह्यूमस। ठीक है, वनस्पति या मृत शरीर, ह्यूमस क्या होती है? ह्यूमस होती है वनस्पति या मृत शरीर के सड़ने गलने से जो प्राप्त होती है उसे ह्यूमस कहते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है यहाँ पे?
देखो भाई, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने जो आज स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने आपको परिस्थिति की तंत्र पढ़ाया, अच्छे से समझाया। एक दो बार रीडिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद हमने परितंत्र के घटक पढ़ लिए और जो परितंत्र के घटक हैं उनके बारे में डिटेल रूप से जान लिया है। और अब जो हम आगे पढ़ने वाले, अब मीन्स अपकमिंग वीडियो में जो हम आगे पढ़ेंगे वे हैं हमारे परितंत्र के प्रकार। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में इनको शामिल कर लेता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है, बाद में शिकायतें आती हैं, बोले भैया प्लीज़ वीडियो छोटा रखा करो। तो इनको ठीक से पढ़ेंगे और हो सकता है इससे अगली वीडियो में मैं आपको जो भी अभी तक पढ़ा है यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद ही क्लियर होता है। सब ठीक से पढ़ते रहें। आने वाली 25 जुलाई की प्रस्तावित तिथि को देखकर ही मैंने आपको CDP और पर्यावरण स्टार्ट करवाया है, और बाकी सब्जेक्ट तो मिल ही रहे हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।